सरकारी शिक्षक बनने की इस जंग में एक अभ्यर्थी के मन में बहुत से सवाल आते हैं। ठीक ऐसे ही सवालों में से एक लॉट मैं निकाल कर लाई हूँ, जो स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि मैम, सरकारी शिक्षक बनने के लिए केंद्रीय शिक्षक बनना ज़्यादा बेहतर है या फिर राज्य शिक्षक बनना ज़्यादा बेहतर है? इन दोनों में से सबसे इजीली नौकरी किस से लग जाती है? सैलरी कहाँ पर ज़्यादा मिलती है? एग्जामिनेशन का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो किस स्तर पे ज़्यादा इजी बनाया जाता है? सबसे पहले नौकरी कहाँ से लगेगी? एलिजिबिलिटी में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कौन सी वाली नौकरी से बचकर निकल सकते हैं, इत्यादि। तो ऐसे ही कुछ सवालों का लॉट मैं भी लेकर आई हूँ एंड आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ये सारे सवाल, जिसमें कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा कि आपके लिए कौन सी नौकरी बेहतर है, कौन सी नौकरी के लिए एग्जामिनेशन आपके लिए बना हुआ है, किस एग्जाम का नेचर उस डिफ़िकल्टी लेवल का है जिसको आप आसानी से पास कर सकते हो, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे कस्टमाइज्ड आपके लिए वेल सूटेड जॉब कौन से लेवल की है। इन सभी के आंसर्स आज आपकी वीडियो में या आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो गौर से सुनना है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चलते हुए कि पात्रता लेवल कैसे हम लोग क्रॉस करते हैं स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, उन सब के लिए एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, एज लिमिट क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, वर्क प्रोफाइल क्या है और बेहतर क्या है, राइट। तो सबसे पहले मैं ले चलती हूँ आपको सेंट्रल टीचर बनने की इस रेस में। सबसे पहला पड़ाव पार करने के लिए आपको सीटेट लेवल पास करना होगा। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ये। इस एग्जाम को पास करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो, योग्य हो जाते हो केंद्र विद्यालय, नवोदय विद्यालय समिति या फिर EMRS जैसे एग्जाम्स में अपीयर होने के लिए। अब इन एग्जाम्स में भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं, चाहे वो PRT लेवल हो प्राथमिक शिक्षक के लिए, चाहे वो TGT लेवल हो माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए, या फिर हो वो PGT लेवल यानी कि उच्च माध्यमिक लेवल का शिक्षक बनने के लिए। अगर हम बात करें राज्य शिक्षक बनने के लिए तो वहां पर आपका कई जगह सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी मान्य होता है, या फिर वो राज्य अपना खुद का एक एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाता है स्टेट टेट, वो भी एलिजिबल होता है। वो डिपेंड एंड वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। अगर हम दिल्ली राज्य की बात करें तो वहां पर DSSB एग्जाम के लिए सीटेट वैलिड होता है PRT TGT लेवल पर। अगर हम बात करें HSSC एग्जामिनेशन की तो HSSC में जो हमारा JBT एग्जाम होता है प्राथमिक के लिए, या फिर जो TGT लेवल का एग्जाम होता है माध्यमिक के लिए, उसके लिए आपका सीटेट लेवल एलिजिबल नहीं होता है, उसके लिए आपको HTET पास करना होता है। अगर हम HPSC एग्जाम की बात करें तो इसमें भी आपको HTET लेवल 3 का एग्जाम पास करना होता है अगर आप PGT लेवल के शिक्षक बनने चाह रहे हैं तो। और HPSC एग्जामिनेशन से ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के लिए भी अपीयर होते हो, या उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए भी अलग एलिजिबिलिटी होती है। खैर अभी के लिए मैं बात कर रही हूँ सरकारी शिक्षक बनने की। तो यहाँ पर एक हमारा BPSC TRE बिहार शिक्षक भर्ती टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है, जिससे कि आप प्राथमिक लेवल के शिक्षक बनते हो, उच्च प्राथमिक लेवल के शिक्षक बनते हो सीटेट पास करके। और इनका एक अपना स्टेट टेट लेवल का एग्जाम होता है बिहार एस्टेट नाम से, जिससे कि आप माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक लेवल के शिक्षक बनते हो। अगर मैं बात करूं JSSC की, यानी कि झारखंड में अगर आपको शिक्षक बनना है तो इसके लिए आपका JTET एग्जाम क्लियर होना चाहिए। ये भी एग्जाम प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर होते हैं। अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की MPPSC तो इसके लिए आपका MPTET पास होना चाहिए। इसमें भी 3 ही लेवल्स पर एग्जाम्स निकलते हैं। चलिए अब आगे चल के बात करते हैं। अगर आपको सीटेट पास करना है, मतलब अगर आपको सेंट्रल लेवल का शिक्षक बनना है तो उसके लिए सीटेट पास करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए? सीटेट एग्जाम होता है 2 लेवल पर। प्राथमिक लेवल के लिए हम उसको पेपर 1 कहते हैं। इसके लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी है, आपका आप 12th पास होनी चाहिए और साथ में आपकी कोई भी डिप्लोमा डिग्री अगर आप होल्ड करते हो, अगर आप उस डिप्लोमा डिग्री के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो या फिर पास्ट स्टूडेंट हो, आप उसे पास कर चुके हो तो आप एलिजिबल हो। पेपर 2 होता है उच्च माध्यमिक स्तर के लिए। तो उच्च माध्यमिक स्तर के लिए अगर आप सीटेट एग्जाम में अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी ग्रेजुएशन एंड साथ में BEd डिग्री होनी चाहिए। BEd डिग्री में फाइनल ईयर एंड पास स्टूडेंट दोनों ही एलिजिबल हैं। बात करते हैं हम स्टेट लेवल के लिए, तो ये एलिजिबिलिटी टेस्ट्स की बात कर रही हूँ, जिस एग्जाम को पास करके आप टीचर बनने के योग्य बनेंगे, टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस के लिए योग्य बनेंगे। तो स्टेट टू स्टेट ये वेरी करता है। मैं उन राज्यों की बात कर रही हूँ जहाँ पर सीटेट वैलिड नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं HTET। हरियाणा में
3 लेवल्स पर एचटेट एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है और ये बेसिक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पर ये है प्राथमिक, ये है माध्यमिक, ये है उच्च माध्यमिक। झारखंड में शिक्षक बनने के लिए आपको जेटेट एग्जाम पास करना पड़ेगा। तो जेटेट एग्जामिनेशन आपका पहली से 5वीं और छठी से 8वीं लेवल पर कंडक्ट करवाया जाता है। अगर मैं बात करूं एमपी की, तो एमपी का भी एग्जाम अलग अलग स्तर पर होता है। फिलहाल एमपी में वर्ग 3 यानी कि 1st to 5th के लिए नोटिफिकेशन आउट है, तो आपको 1st to 5th का एग्जाम पास करके आप प्राथमिक लेवल के लिए एलिजिबल बनेंगे। बिहार में अगर हम बात करें तो बिहार एस्टेट एग्जाम आपका 2 पेपर्स में होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2, लेकिन ये आपको प्राथमिक माध्यमिक का शिक्षक नहीं, पेपर 1 पास करने के बाद आप माध्यमिक लेवल के लिए एलिजिबल होते हो एंड पेपर 2 पास करने के बाद आप उच्च माध्यमिक लेवल के लिए एलिजिबल होते हो। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इनके एलिजिबिलिटी की। अगर कोई इनमें से प्राथमिक का है, प्राइमरी लेवल का, तो वो 12th पास और डिप्लोमा डिग्री होल्ड करना चाहिए। अगर आप उच्च प्राथमिक लेवल के लिए अपीयर होने जा रहे हो, जैसे कि यहाँ 6 to 8 लिखा हुआ है, तो आपका ग्रेजुएशन के साथ साथ या तो बीएड डिग्री हो या डिप्लोमा डिग्री हो, दोनों एलिजिबल है। अगर हम बात करें माध्यमिक शिक्षक के लिए, तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, चाहे वो ऑनर्स में हो चाहे वो सब्सिडरी में हो। वो अपर प्राइमरी के लिए है, वो अपर प्राइमरी के लिए। अगर मैं प्राइमरी की बात करूं तो आपका कोर सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में एंड साथ में बीएड डिग्री आप होल्ड करने चाहिए हो। और अगर आप पीजीटी लेवल का कोई एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे वो एलिजिबिलिटी टेस्ट हो चाहे वो मेन पेपर हो, तो आपकी मास्टर्स डिग्री के साथ बीएड होनी चाहिए। खैर, ये तो रही इन एग्जाम्स में अपीयर होने के लिए एलिजिबिलिटी। बट क्या होगा जब आप इन पात्रता के एग्जाम्स को पास कर जाओगे और अपने रिस्पेक्टिव जो मैंने आपको एग्जाम्स यहाँ पे बताए उन एग्जाम्स के लिए अपीयर होगे, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, एक बार उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर आप सेंट्रल लेवल पे केवीएस, एनवीएस, सीएमआरएस और इसके साथ साथ अगर आप स्टेट लेवल पे DSSB और बीपीएससी लेवल के लिए अपीयर होना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, तो आप इन वर्गों के साथ और इन स्तर पर हो सकते हो। मतलब कि जैसे कि मैंने आपको एलिजिबिलिटी बताई, प्राइमरी के लिए अलग होती है, डिप्लोमा प्लस 12th पास, ग्रेजुएशन माध्यमिक के लिए अलग होती है और उच्च माध्यमिक के लिए अलग होती है। तो वैसे ही अगर आप बीपीएससी 6 to 8 एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हो, अपीयर होना चाहते हो, तो आपका सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए। अगर आप पीआरटी लेवल के किसी भी एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहते हो, तो आपका सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए। और ये सिर्फ सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हैं, वो एग्जाम जो मैंने मेंशन किया हुआ है, इंक्लूडिंग सम स्टेट लेवल एग्जाम्स, चाहे वो दिल्ली का हो चाहे वो बिहार का हो। अगर हम 9-10 इनमें से किसी भी एग्जाम्स के 9-10 यानी कि माध्यमिक लेवल के लिए अपीयर होना चाहते हैं, तो आपका सीटेट के साथ पेपर 2 होना चाहिए। पीजीटी लेवल पर सीटेट एग्जाम की कोई मान्यता नहीं है, वो इनवैलिड होता है, उसका स्कोर या उसकी मान्यता चेक नहीं होती है। अगर हम बात करें स्टेट टीचर बनाने के लिए, तो अगर आप राज्य के शिक्षक बनना चाहते हो, इन सभी राज्यों के लिए ये एग्जाम्स आपके पास होने चाहिए टेट लेवल पर। यानी कि टेट लेवल की जो एलिजिबिलिटी है वो तो अप्लाई होगी उस पर्टिकुलर वर्ग या पोस्ट के लिए, साथ में ये एग्जाम्स आपके एडिशनल पास होने चाहिए। इसका मतलब HSSC JBT में अपीयर होने के लिए आपका HTET लेवल 1 क्लियर होना चाहिए, HSSC TGT में अपीयर होने के लिए HTET लेवल 2 क्वालिफाई होना चाहिए, HPSC PGT में अपीयर होने के लिए HTET लेवल 3 क्वालिफाई होना चाहिए, BPSC TGT में अपीयर होने के लिए बिहार स्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, BPSC PGT के लिए BSTET पेपर 2, JSSC PRT के लिए JTET लेवल 1 क्वालिफाई होना चाहिए, JSSC TGT झारखंड में टीचर बनने के लिए TGT का JTET लेवल 2 क्वालिफाई होना चाहिए, MPPSC PRT में अपीयर होने के लिए आपका MPTET वर्ग 3 क्वालिफाइड होना चाहिए। इन सब में क्वालिफाई करने के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, बेसिक क्वालिफिकेशन होती है जो आपको मिनिमम स्कोर के बाद आप उस कट ऑफ को निकाल लेते हो। उसके लिए कोई वेरिड कट ऑफ नहीं होती है, मिनिमम 60% चाहिए होता है और कहीं कहीं कैटेगरी रिलैक्सेशन भी मिलता है सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पे। ठीक है जी, अब बात करते हैं सेंट्रल एंड स्टेट दोनों ही लेवल्स पर मोटा मोटी एग्जाम पैटर्न क्या होता है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, हर एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन, उसकी नियमावली अपने आप में वर्सेटाइल है और अलग नेचर की है, लेकिन कुछ कॉमन सिलेबस एंड कुछ कॉमन एजेंडा और ऑब्जेक्टिव निकाल करके हम एक कॉमन एग्जाम पैटर्न बना सकते हैं। तो मोर और लेस जितने भी आपके पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी लेवल के एग्जाम्स है वो 2 स्तर पे होते हैं, एक होता है आपका पेपर 1, दूसरा होता है पेपर 2, 2 भाग में डिवाइडेड होते हैं। पेपर 1 में आपके जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी, जैसे कि जनरल नॉलेज, इसमें अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती के लिए अपीयर हो रहे हो तो फिर वहाँ पे बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम ये बन जाता है, जिसमें आपका SST, EVS, साइंस, स्टैटिक अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स, तो स्टैटिक जीके, ये सारी चीज़ें कॉन्करेंटली आपसे पूछी जाती है। मैथ्स, रीजनिंग, मोर और लेस सभी एग्जाम में रहता है,
है। कुछ एग्जाम्स में ICT भी पूछा जाता है, जैसे कि KVS, जैसे कि NVS एक्सेट्रा। और लैंग्वेजेस में भी आपको चॉइस दी जाती है। कहीं कहीं लैंग्वेज जो है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में क्वालिफाइंग होता है और कहीं कंपल्सरीली दिया जाता है। सो इट ऑल वेरीज फ्रॉम एग्जाम टू एग्जाम, बट मोटा मोटी आपको ये सारे सब्जेक्ट्स कवर करने ही होते हैं पेपर 1 में। पेपर 2 जो हमारा डिवीजन है वो प्योरली एंड कोर आपके सब्जेक्ट को डेडिकेटेड है। तो सब्जेक्ट जैसे कि अगर आप प्राथमिक के शिक्षक बनना चाहते हो, उसमें आपका सब्जेक्ट होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। अगर आप उच्च प्राथमिक के सब्जेक्ट टीचर बनना चाहते हो तो आपके लिए आपका सब्जेक्ट होता है, चाहे वो साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे वो इंग्लिश हो। तो अलग अलग डिवीजन दिए जाते हैं एंड अप टू 12th तक की तैयारी होती है। और ये मैं नौकरी के एग्जाम्स की बात कर रही हूँ, पात्रता के एग्जाम्स की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप 9th-10th के शिक्षक बनना चाहते हो तो आपका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी होता है वो ग्रेजुएशन स्तर के क्वेश्चंस पूछते हैं पेपर में आपसे। एंड अगर आप उच्च माध्यमिक के शिक्षक बनना चाहते हो तो अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कॉम्पिटेंसी लेवल होता है, उस लेवल तक के आपसे सवाल पूछे जाते हैं। और ये एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता है। मान लो DSSS भी है, उसमें आपकी जो लैंग्वेज है वो कंपलसरी है। NVS और EMRS में जो लैंग्वेज है वो क्वालिफाइंग है, अलग एक भाग बन जाता है इसका। ये सारी चीज़ें तो आती ही आती है, राइट। अगर मैं बात करूँ पेपर 2 की, तो यहाँ पर भी सिलेबस डिवीजन बहुत अलग होता है। जैसे BPSC अपना सिलेबस डिफाइन करके नहीं देता, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है। अगर हम हरियाणा में एग्जाम्स की बात करें तो उनके जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेपर है उसमें इंग्लिश में फोनेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, ये सब भी पूछा जाता है। अगर मैं DSSS और EMRS की बात करूँ तो वहाँ पर पेडागोजी भी आपके मेन सब्जेक्ट में आपके सब्जेक्ट की पेडागोजी पूछी जाती है। तो वो एक अच्छे स्तर की पेडागोजी होती है, काफ़ी इनडेप्थ वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। कहीं पे ग्रामर को 90% वेटेज दिया जाता है, तो कहीं 85% वेटेज दिया जाता है, तो कहीं 60% वेटेज दिया जाता है एज कंपेयर टू लिटरेचर। तो ये एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता है। और ये भी ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम में एक फेज में आपका जो एक परसेंटेज रहा है सब्जेक्ट का, वही परसेंटेज अगले एग्जाम में भी रहेगा, वो भी ऊपर नीचे हो सकता है, वेरी कर सकता है। तो अगेन आपको मोटा मोटी इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी होती है ये मैं लास्ट में बताऊंगी। बात कर लेते हैं अब एज लिमिट की। चाहे वो केंद्रीय शिक्षक बनने के लिए हो, चाहे वो राज्य शिक्षक बनने के लिए हो, आपका PRT लेवल पर अगर आप अपीयर होना चाहते हो तो मिनिमम आपका जो एज लिमिट है वो 21 ईयर्स होता है और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 ईयर्स तक जाती है। माध्यमिक लेवल पर अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो तो 21 ईयर्स से 35 ईयर्स आपकी एज लिमिट रहती है। PGT लेवल के अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो तो 21 ईयर्स से 40 ईयर्स तक की एज लिमिट रहती है। लेकिन राज्य के लेवल पर कैटेगरी रिलैक्सेशन बहुत स्टूडेंट्स को मिलता है। जैसे बिहार में भी फीमेल को एक अलग रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, PWD, EBC, OBC, SC ST, उनको भी एक अलग रिलैक्सेशन दिया जाता है। बिहार में बिहार वालों को दिया जाएगा, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश वालों को दिया जाएगा, झारखंड में झारखंड वालों को दिया जाएगा, हरियाणा में हरियाणा वालों को दिया जाएगा। हाउएवर इस एग्जाम में, चाहे वो केंद्र स्तर का एग्जाम हो, चाहे वो राज्य स्तर का एग्जाम हो, कोई भी स्टूडेंट सभी राज्यों से अपीयर हो सकता है। बस रिलैक्सेशन और नंबर ऑफ मार्क्स जो क्वालिफाई होते हैं उनमें आपको कैटेगरी रिलैक्सेशन दिया जाता है, चाहे वो पात्रता के स्तर पर हो, चाहे वो नौकरी के एग्जामिनेशन के स्तर पर हो, राइट। तो आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैलरी की। तो सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल दोनों में जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है, क्योंकि डिपेंड करता है आपका HRA कितना है। हाउस रेंट अलाउंस अगेन आपके लोकेशन पर डिपेंडेंट होता है। आपका जो TA और DA होता है वो भी आपके होम स्टेट में आपको नौकरी मिल रही है या फिर बाहर मिल रही है, जॉब ट्रांसफरेबल है, हार्ड स्टेशंस पे भेज रहे हैं, वेरी हार्ड स्टेशंस पे भेज रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है, तब जाकर आपकी सैलरी बनती है। बट फिर भी मैं आपको एक एवरेज सैलरी ज़रूर बता सकती हूँ। अगर आप प्राथमिक स्तर पर टीचर बनने जा रहे हैं तो टीचर बनने के बाद आपका जो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग ग्रेड पे रहता है वो रहता है 4200, और इसमें आपकी मिनिमम सैलरी 35,000 बन जाती है। 25 से 30,000 आपकी बेसिक सैलरी होती है। फिर आपको महंगाई भत्ता मिलता है, DA मिलता है, तो वो सब मिलाकर के आपकी स्टार्टिंग इनिशियल सैलरी 35,000 तक जाती है। और आपके काफ़ी टेन्योर पर, काफ़ी एक ड्यूरेशन पर आपको प्रमोशंस भी मिलते रहते हैं। तो इसकी लास्ट सैलरी जो भी जाती है वो काफ़ी हैंडसम सैलरी और आर्म एंड चेयर जॉब आपको देती है जब आप प्राथमिक लेवल के शिक्षक बनते हैं। अगर मैं TGT लेवल के टीचर की बात करूं तो आपका ग्रेड पे कमीशन रहता है 4600 एंड मिनिमम सैलरी आपकी यहाँ पे 43,000 रहती है। अब ये सैलरी अगेन इसमें आपका जो TA, DA, पर्क्स, इंसेंटिव्स, NPS, तो ये
सारी की सारी जितनी भी स्कीम्स है, जो भी आपको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, ये सब ऐड ऑन होते रहते हैं और डिपेंड करता है एग्जाम टू एग्जाम कि किसको कितना मिलेगा। तो 5 से 10,000 का वेरिएशन आपको मिलता ही मिलता है। तो मैं आपको बेसिक बता रही हूँ। अगर मैं बात करूँ पीजीटी लेवल पे, तो आपका ग्रेड पे रहता है 4800। इनफैक्ट अगर आप हरियाणा में पीजीटी टीचर बनते हैं तो आपका जो प्रोफाइल है वो गजेटेड ऑफिसर के इक्विवेलेंट होता है, ऑलमोस्ट इक्वली होता है। तो वहाँ पर आपको और भी ज़्यादा रिलैक्सेशन एडवांटेज मिलता ही मिलता है। आपकी मिनिमम सैलरी यहाँ पर 47,600 मिनिमम रहती है, बट जब आप रिटायर होते हो तो फाइनल जब आपकी सैलरी बनती है तो वो आपकी 1,60,000 से भी ऊपर बनती है, विच इज़ क्वाइट एंड हैंडसम वन। हैविंग सेड दैट, मैं आपको बता दूं, अगर आप सेंट्रल और स्टेट लेवल के सैलरी पे कंपैरिजन ड्रॉ करोगे तो बट ऑब्वियस ही बात है, आपको सेंट्रल लेवल पर सैलरी पे स्केल ज़्यादा मिलेगा। सेंट्रल लेवल पर पे स्केल ज़्यादा मिलेगा, बजट वहाँ पे ज़्यादा है। एनवीएस में जैसे कि मैंने बताया, हार्ड स्टेशंस और वेरी हार्ड स्टेशंस में आपको बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो बहुत कम है, तो इसीलिए वहाँ पर आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। केंद्र विद्यालय समिति सबसे ज़्यादा सैलरी देता है ऑफ ऑल द टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस, तो वहाँ पर आपका एक बड़ा एडवांटेजेस पोजिशन है, लेकिन वो जॉब ट्रांसफरेबल है। अगेन, अगर आपको अपनी होम स्टेट में नौकरी चाहिए तो वहाँ पर आपको बहुत सारे पर्क्स भी मिल रहे हैं ऑलरेडी, तो उस कारण आपका जो होम रेंट अलाउंस है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, हाउस रेंट अलाउंस जिसे हम कहते हैं। बाकी सारे अलाउंसेस भी कम हो जाते हैं, महंगाई भत्ता आपका थोड़ा बहुत इधर उधर वेरी करता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी वेरिएबल होती है, बट एज कंपेयर टू स्टेट लेवल टीचर आपको सेंट्रल लेवल पे अगेन आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी। सेंट्रल लेवल पे एग्जाम्स है जैसे कि ईएमआरएस, जैसे कि एनवीएस, जैसे कि केवीएस। इन एग्जाम्स में अगर आप DSSB के टीचर लगते हो तो आपको प्राइम लोकेशन में रहने का मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक्सपोजर मिल रहा है, स्कूल्स भी अच्छे हैं, DOE के काफ़ी प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छे हैं, तो वहाँ पर एक एडेड एडवांटेज आपको मिल जाता है, विच मेक्स द सैलरी ऑल द मोर वर्थ चैलेंजिंग एंड फाइटिंग फॉर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कार्य, वर्क प्रोफाइल क्या है। अगर आप पीआरटी के टीचर लगते हो तो आपको 1st to 5th का टीचर बनाया जाता है, जिसमें कि लमसम आप ऑल सब्जेक्ट्स के ही टीचर बनते हो। अगर आप टीजीटी लेवल के टीचर बनते हो तो हो सकता है आप इनिशियली 6 to 8 लेवल के टीचर बन रहे हो और बाद में आपको प्रमोट करके 9th 10th का टीचर बना दिया जाता है। तो जब आप 9th 10th में आते हो तो फिर भी आपको सब्जेक्ट डिवीजन करके दिया जाता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन आ जाती है, बट 6 to 8 तक अगेन आपको थोड़ा 1st to 5th से एडवांस लेवल पढ़ाना होता है, बट आपका टीचिंग का ही इसमें काम है। अगर आप पीजीटी टीचर बनते हो तो आपको 11th 12th का टीचर बनाया जाता है, एंड 11th 12th की जो वर्क प्रोफाइल है वो काफ़ी एडवांस्ड है, इसीलिए आपका जो एग्जामिनेशन लेवल है वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक सवाल पूछता है। इसमें टीचिंग के साथ साथ और भी आपको गवर्नमेंट अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्शन में ड्यूटी एंड ऑल, ठीक है। और इसके अलावा एक टीचर को रजिस्टर मेकिंग एंड और भी ज़्यादा स्कूल करिकुलम डिज़ाइनिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना होता है, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच रखनी होती है, टीचर होने का एटीट्यूड बनाया जाता है और उसी एप्टीट्यूड के हिसाब से आपका एग्जामिनेशन लिया जाता है। सो दैट्स व्हाट योर वर्क कॉल्स फॉर। तो आपका जो वर्क है एक नोबल प्रोफेशन है, आपका जो वर्क है हमेशा एक गिविंग जॉब देता है, आपका जो काम है वो आपको एक टीचर की पोस्ट बना के रखता है, बट आप फील करते हो कि आप एक स्टूडेंट के फैसिलिटेटर हो, आप उनके लीडर हो और आप उनके एक गो टू पर्सन हो। तो ये आपका लमसम जॉब रहता है जो कि इस जॉब को और भी ज़्यादा बेहतर बनाता है, आपको सोसाइटी और नेशन में इम्पैक्ट डालने का मौका मिलता है। अब इस सेगमेंट में बात कर लेते हैं कि स्टेट वर्सेस सेंट्रल, आपके सारे सवालों का जवाब क्या है बेहतर, किससे नौकरी पाना बेहतर है। अभी मैं आपको 2024 और 25 की जो हमें फार साइटेड नहीं नियर साइटेड वैकेंसीज दिख रही है ना, उनकी बात करती हूँ, अलॉन्ग विद दैट डेट्स कब कब इनका एग्जाम्स हो सकता है और कितनी पोस्ट्स हैं। सबसे पहले मैं बता देती हूँ बीपीएससी टीआरई का जो रोस्टर क्लियरेंस है वो चल रहा है, वो होगा अभी, उसके तुरंत बाद आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अक्टूबर नवंबर में आप कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो और इसका एग्जाम भी जल्दी होता है। तो पुराने जितने 3 फेजेस में एग्जाम्स हुए ये इस बात का प्रमाण है कि आपका जनवरी तक इसका एग्जाम हो जाएगा बिहार शिक्षक भर्ती का, और आपके पास इस बार 1.5 लाख प्लस पद आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका एक एडवांटेज है कि आपको अगर नौकरी लेनी है, जल्द से जल्द टीचर बनना है, तो वो एग्जाम को फोकस करो जिसमें सभी राज्य वाले फिल कर सके फॉर्म, जिसमें कि आप सभी एलिजिबल हो, जिसमें कि आपको डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम ना हो और इसकी तैयारी में सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल रहा हो। तो सबसे जो नियरिंग नोटिफिकेशन है, सबसे नियरिंग एग्जाम है, वो हमें बिहार शिक्षक भर्ती का दिखता है। उसके बाद हम बात करते हैं जेएसएससी की।
इसका एक फेज में एग्जाम हो चुका है इलेक्शंस के दौरान। 52,000 पद टोटल आने थे, तो 26,000 पद फिल हो चुके। अब जो रिमेनिंग पोस्ट है 24,000, उसके लिए हमारा जेटेट का एग्जाम का नोटिफिकेशन निकला हुआ है। इस पे 24,000 पद फिल होंगे जेटेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद। अगर आपने अभी जेटेट एग्जाम की तैयारी कर ली तो आप शर्त के साथ ये लगा लो कि आपको जनवरी तक नोटिफिकेशन जरूर देखने को मिलेगा जेएसएससी का। इस साल के अंत तक जेटेट एग्जाम हो जाएगा एंड जनवरी में नोटिफिकेशन, और ये भी अपना एग्जाम फटाफट लेंगे ताकि अपनी भर्ती प्रक्रिया को करवा सके जल्द से जल्द फिल। ठीक है, तो ये हमारा उसके बाद वाला स्टेप है। तीसरा स्टेप है हमारा हरियाणा। एचएसएससी और एचपीएससी ने इस बार क्यूम्युलेटिवली हर साल की तरह इस साल में 2 बार अपनी नोटिफिकेशन और वैकेंसी को निकाला, लेकिन एचटेट एग्जाम हर साल होता है और इस बार भी हो रहा है। तो अभी हरियाणा में टीचर रिक्रूटमेंट और योग्य टीचर्स की ज़रूरत है। तो वहाँ पे पोटेंशियल रिक्रूटर्स, पोटेंशियल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने के लिए आप ये मान करके चलो कि 10,000 प्लस पद अभी भी पेंडिंग है। आपको एग्जाम और नोटिफिकेशन इसका जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। आफ्टर ऑल इलेक्शंस है, तो इसमें आपकी पूरी सुनवाई होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं DSSB की। DSSB का साल के शुरुआत में नोटिफिकेशन आया। अभी री नोटिफिकेशन की जो भी चर्चा चल रही है, दैट असाइड आप ये याद रखिए कि आपका PRT का जो नोटिफिकेशन है वो अभी भी पेंडिंग है, जिसका पूरे साल से इंतजार था स्टूडेंट्स को। तो आप 5,000 पद जो है PRT के नोटिफिकेशन के मान के चलो। TGT और PGT के कंबाइंड एक और आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अभी कुछ पदों पर एग्जाम्स अभी भी इम्पेंडिंग है, तो 15 से 20,000 पोस्ट अभी भी इसमें इम्पेंडिंग है, जिसको रिकैलकुलेट करके जल्द से जल्द रिलीज करेगा DSSB। हम बात करते हैं NVS की। जो नवोदय विद्यालय समिति है, उनका एकेडमिक कैलेंडर आ चुका था। जुलाई में आपका जो नोटिफिकेशन है वो आउट होना था, पर अभी तक नहीं हुआ है। कुछ भी 1 से 2 महीने की डिले ये बात डिसाइड या डिसाइफर नहीं कर सकती कि आपका एग्जाम होगा नहीं। 2025 के एकेडमिक सेशन में इन्हें ज्वाइनिंग करवानी है, तो नवोदय विद्यालय समिति एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। 2022-23 में इसका एग्जाम हुआ है, ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, तो अब आपके पास 10,000 प्लस पद इस बार आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं EMRS की। EMRS का 3 फेजेस में एग्जाम होना था। अब इसके बाकी 2 फेजेस बचे हुए हैं, जिन पर 28,000 पद आने थे। नए EMRS का निर्माण भी हो रहा है, नए EMRS स्कूल्स का। आप ये मान करके चलें कि पिछले साल की तरह आपको इस बार भी EMRS का एग्जाम जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फेब और मार्च में इसका एग्जाम हम कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी भी लिस्ट आ चुकी है जितने भी वेकेंट पोस्ट है उनको मिला करके। अगर हम बात करें केंद्र विद्यालय समिति की, तो वो RTI का उन्हें जो भी आंसर किया था उसके अकॉर्डिंग हमारे 6,000 प्लस पद अभी भी पेंडिंग है। हालांकि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रीजनल लेवल्स पर KVS के एग्जाम्स हो रहे हैं, बट हम ये मान करके चलेंगे कि 2022 की तरह 2 से 2.5 महीने में केंद्र विद्यालय समिति अपना एग्जाम ले लेती है। उसके बाद इंटरव्यू में स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, तो मार्च अपने लिए एग्जाम की एंटिसिपेटेड डेट होनी चाहिए, ताकि अगर हमारे दिमाग में ये एक अलार्म रहेगा ना कि एग्जाम है एग्जाम है एग्जाम है, हम उसकी तैयारी आज से शुरू कर देंगे। तो मोटा मोटी बात यह है कि आपको तैयारी उस हिसाब से करनी है जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा हो। सबसे पहले नोटिफिकेशन ये है, आप जैसे ही अपने होम स्टेट में या फिर जो आपको इजीली एक्सेसिबल एग्जाम दिख रहा है वहां पर अपनी नौकरी फिक्स कर लेते हो, उसके बाद जितने भी नोटिफिकेशंस आएंगे या जिस भी राज्य या केंद्रीय लेवल पर आप टीचर बनना चाहते हो, आप उसे ईजिली एम कर पाओगे। आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, एक्सपीरियंस होगा, टीचर बनने का एक जज्बा होगा, और टीचर बनकर आप सारी चीज़ों को एक एक्सपीरियंशियल लेवल में आजमा पाओगे, इंप्लीमेंट कर पाओगे। राइट, तो आपके लिए ये स्टेप होने चाहिए। लेकिन इन स्टेप्स को अवेल करने के लिए प्रेपरेटरी स्टेप क्या होना चाहिए, स्टार्ट कहाँ से करें। मैं आपको बता दूं, इन सभी एग्जाम्स के लिए अपना कॉमन सिलेबस आइडेंटिफाई करो। कॉमन सिलेबस पेपर 1 में आपको मिल जाएगा, कॉमन सिलेबस अपने सब्जेक्ट पे मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट जैसे TGT लेवल पे तैयारी कर रहा है, उसे ग्रेजुएशन लेवल तक का अपना पूरा सब्जेक्ट अच्छे से कवर करना है। कैसे कवर करेगा वो सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्क्राउंच करके कैसे कवर करेगा वो, साथ साथ मॉक पेपर्स देके, ताकि उसको अपना एग्जाम पैटर्न समझ में आए, उसे समझ आए रेपिटेटिव क्वेश्चंस क्या है, उसे समझ आए उसकी स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या है। वो साथ साथ रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करता रहे जो भी वो पढ़ रहा है। मान लो आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन जब आप रिविजन करते रहोगे तो आपके बेसिक कंसेप्ट पक्के होते रहेंगे एंड लास्ट टाइम या लास्ट मिनट हैसल से आप अपने आप को बचा लोगे। नेक्स्ट, एक रूटीन आपको बिल्ड करना पड़ेगा, और ये है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर रूटीन नहीं तो पढ़ाई नहीं।
पढ़ाई नहीं तो कंसिस्टेंसी नहीं, और कंसिस्टेंसी नहीं तो रिजल्ट नहीं। रूटीन आपको बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी क्लास का रूटीन बताती हूँ। मैं 2 बजे आप लोगों को अपने बैच में बिहार शिक्षक भर्ती, जेटेट और एचटेट को साथ में पढ़ाती हूँ। इनका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, जेटेट का है, एचटेट का है, लेकिन हमें ये बात पता है कि ये नोटिफिकेशन से हम वो फाउंडेशन सेट करेंगे जहाँ पे 2 से 3 बजे हमें इंग्लिश पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे कुछ हो जाए। और वो इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ करके हमें सेल्फ स्टडी में भी मोटिवेशन आएगा और इंटरेस्ट आएगा। 5 बजे मैं पढ़ाती हूँ, मैं रिविजन करवाती हूँ। मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया EMRS, NVS और DSSB एग्जाम का, बट फिर भी मैं ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन का रिविजन करवा रही हूँ विदाउट नोटिफिकेशन, ताकि हर वो स्टूडेंट जिसने सिलेबस कंप्लीट कर लिया वो अपनी तैयारी को आजमा के देख ले। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, 6 बजे जो है हम पेडागोजी की क्लास लेते हैं। वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेडागोजी है फॉर DSSB एंड EMRS एस्पिरेंट्स। जो कुछ भी आपके पेडागोजी के एग्जाम में 10 नंबर के लिए आने वाला है वो हम पढ़ाते हैं। तो इस टाइम टेबल के माध्यम से मुझे भी ये पढ़ाने की आदत है और आपको भी पढ़ने की आदत है। इस एग्जाम रिलेटेड जितने रिसोर्सेज की आवश्यकता है वो आपको इन क्लासेस में मिलेंगे। 5 बजे मैं एक नया बैच लेकर आ रही हूँ सीटेट का, तो उसकी भी तैयारी आपको मिल जाएगी। तो रिसोर्स क्या क्या मिलते हैं आपको हमारे बैचेस में, मैं दिखा देती हूँ आपको। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी जिन भी टाइमिंग्स पे मैंने आपको बताया। रिकॉर्डिंग्स मिलेगी जिनको आप बार बार देख करके डाउट्स पूछ सकते हो। प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिलेंगे, एक टॉपिक पढ़ाया उसके 200-300 क्वेश्चंस दे दिए, यूनिट कंप्लीट हो गई, सब टॉपिक कंप्लीट हो गया, फिर आप अपनी मॉक लगा करके अपने आप को एनालाइज कर पाओगे। मॉक पेपर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। फिर क्या मिलेगा आपको, सेल्फ स्टडी का टाइम मिलेगा, क्योंकि आपके पास विदाउट नोटिफिकेशन इतनी तैयारी हो रखी है। सेल्फ स्टडी हमारे पास ई-बुक्स अवेलेबल, आप उसके थ्रू कीजिए। मैं जो अपने नोट्स दूंगी या कोई भी टीचर अपने नोट्स देगा, आप उसके थ्रू तैयारी कर सकते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डाउट सॉल्विंग एबिलिटी आपकी स्ट्रांग होगी। हर टॉपिक के कंप्लीशन के बाद आपसे डाउट्स सॉल्विंग की एक क्लास ली जाएगी आपकी, तो आप वहां पे जाके डाउट पूछोगे। दिस विल इंश्योर योर कंसिस्टेंसी टुवर्ड्स योर प्रेपरेशन। ये सारे के सारे रिसोर्सेज कंपाइल्ड आपको मिलेंगे हमारे टीचिंग के महापैक में। टीचिंग के महापैक को अवेल करने के लिए फिलहाल चल रहा है बेस्ट ऑफर, जिसको आप यूज कर सकते हो, जिसको आप अवेल कर सकते हो Y449, ये मैजिकल डिस्काउंटेड कूपन कोड लगा करके। आपको ये कोड यूज करके हमारे हर एक एग्जामिनेशन का फ्री रिसोर्स मिल रहा है 1 टाइम पेमेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ 2800 रुपये में, वो भी 27 महीने के लिए। तो आप डिवाइड करके देख लो, आपकी पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड रीजनिंग यहाँ पे काम आ जाएगी। आपके पास आपकी सैलरी है, आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी है, नोटिफिकेशन है, एग्जाम है, सब कुछ है आपके पास। क्या नहीं है, एक गाइड। तो वो गाइड आपको रूटीन बना के देगा, वो गाइड आपको राइट डायरेक्शन देगा, वो गाइड आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करके आपको रिविजन का टाइम देगा। आप इन बैचेस को टीचिंग महापैक के थ्रू कैसे अवेल कर सकते हो, आप ARA 24/7 की वेबसाइट या एप्लीकेशन पर जाएं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ऑल कोर्सेज टीचिंग पे जाएंगे। फिलहाल जितने भी एग्जामिनेशंस की मैंने बात करी उन सभी की क्लासेस चल रही है अलग अलग टाइम पर, सबका टाइम टेबल, सबका स्टडी प्लान मौजूद है। इन सभी के लिए ये वन स्टॉप, कॉस्ट इफेक्टिव, बजट ओरिएंटेड, ये जो भी आपको सोल्यूशन मिल रहा है, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस और जितने रिसोर्सेज मैंने बताए वो सब मिल रहे हैं। तो आप इसी टाइम पर अपनी क्लासेस लेना शुरू कीजिए। जैसे ही आप बाय नाउ पे जाएंगे, आप ये कोड यूज कर लीजिएगा, कोड है Y449, ठीक है, Y449। हमारे बैच का ओरिजिनल प्राइस था 13,000, मैंने Y449 कोड लगाया तो मुझे 27 महीने के लिए 2800 रुपये का बैच मिल गया है, एंड ये मैंने कोड यूज कर लिया। तो मैक्सिमम डिस्काउंट, अफोर्डेबल बैच, कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन एंड सिलेक्शन ओरिएंटेड तैयारी। ये जो आपका खर्चा है, ये आपका मिठाई का खर्चा है, ये जो आपका खर्चा है कॉन्फिडेंस का खर्चा है, सैलरी का खर्चा है। तो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट, हायर रिटर्न्स, इनफैक्ट लाइफ टाइम रिटर्न्स, क्योंकि आप नोट्स को भी यूज़ कर सकते हो अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी में। तो आप जल्दी से इनरोल कीजिए, क्योंकि सबसे पहले आप कौन सी नौकरी लेंगे, आपके लिए वेल सूटेड कस्टमाइज जॉब कौन सी है, ये आप डिसाइड करेंगे। आपकी प्रेपरेशन और आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। शेयर कीजिए उन सभी एस्पिरेंट से जो सबसे पहले टीचर बनना चाहते हैं। गुड लक।